वेलकम ऑल डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें कि अपना नेक्स्ट जो फंक्शन था वो है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब कहीं पे हमको किसी और जगह जगह क्या, या तो पर्सन या कंपनी या इंडिविजुअल किसी को भी हमें फंड ट्रांसफर करना है, मनी देनी है, मनी की पेमेंट करनी है। ठीक है। तो रेमिटेंस ऑफ फंड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। रेमिटेंस ऑफ फंड में आप देखोगे कि हमारे पास 3 टर्म्स यूज़ की गई है। एक बैंक ड्राफ्ट, एक पे ऑर्डर और एक मेल ट्रांसफर, राइट? तो एक-एक करके पहले हम वन बाय वन इन टर्म्स को समझते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू आवर बुक, राइट? देखो, मैं हूँ, मुझे आई एप्पल का लैपटॉप खरीदना था और मैं क्या कर रही थी, मेरे पास कैश तो था नहीं, मैंने लैपटॉप खरीदने के लिए चेक इशू कर दिया मैनेजर को। बट मैनेजर मुझसे बोलता है कि नहीं मैम, चेक नहीं चलेगा, आपको मुझे बैंक ड्राफ्ट देना पड़ेगा। अब बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, हम उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, मैं अपने बैंक मैनेजर के पास गई। वहाँ पे मैंने क्या किया, जो 1 लाख का लैपटॉप मुझे परचेज करना था, उसके लिए मैंने बैंक को क्या कर दिया, एडवांस में कैश दे दिया, एडवांस में पेमेंट दे दी अपने अकाउंट में। ठीक है। याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने मनी जो है अपने बैंक को एडवांस में दे दी। मैंने कोई ड्राफ्ट, कोई कागज, कोई कुछ नहीं दिया, मैंने मनी दी है। और अपने बैंक को क्या बोला कि देखो, मुझे एप्पल का लैपटॉप खरीदना है, आप एप्पल शोरूम के ओनर को इतने पैसे पे कर देना। ठीक है। मैंने मतलब क्या किया, मैंने तो 1 लाख रुपए बैंक को दे दिए, मेरी सिर से लायबिलिटी उतर चुकी है एप्पल का लैपटॉप का अमाउंट पे करने की। अब किसकी लायबिलिटी हो गई वो, बैंक की लायबिलिटी हो गई। अब बैंक के ऊपर है कि उसे 1 लाख जो है लैपटॉप ओनर को देने पड़ेंगे, लैपटॉप शोरूम को देने पड़ेंगे। ठीक है। तो इन दिस केस जो बैंक है, क्योंकि वो मुझसे पहले ही पैसा ले चुका है, तो एक बैंक ड्राफ्ट वो इशू करेगा। उसमें लिखेगा कि अंजलि जैन ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और मैं अपने उनके बिहाफ पे आपको 1 लाख रुपए पे करता हूँ बाय बैंक ड्राफ्ट। यानी कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है बैंक ड्राफ्ट को इशू करने की, बैंक है। अब क्योंकि मैंने तो प्री पे कर दिया था, पेमेंट पहले कर दी थी, तो अब लायबिलिटी किसके सर पे ट्रांसफर हो गई, बैंक के सिर पे ट्रांसफर हो गई। तो ये ड्राफ्ट तब उसने किसको ट्रांसफर कर दिया होगा, लैपटॉप जहाँ से परचेज किया गया है, सप्लायर को क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा। अब जो ये सप्लायर है बोलता है ओके नाउ डन, बैंक ड्राफ्ट इज ओके बट चेक वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिल रहा है, मैंने सिर्फ तुम्हें एक सिनेरियो बताया जिसमें मुझे एक लैपटॉप परचेज करना था। लैपटॉप परचेज करने के लिए मैंने चेक इशू कर दिया, बट वो चेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया बैंक मैनेजर ने, बल्कि उसने मुझे बोला कि मैम मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे बैंक ड्राफ्ट चाहिए। और बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पैसे पहले ही एडवांस में दे चुके होते हैं, मेरी लायबिलिटी उतर जाती है और बैंक मेरे बिहाफ पे अब उस 1 लाख को मैनेजर को ट्रांसफर करने वाला है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि चेक भी तो बैंक ही क्लियर कराएगा। हमने पिछले सेशन में देखा था कि बैंक की एक्टिविटीज है बियरर चेक, क्रॉस चेक, वो सब। तो मैनेजर ने चेक लेने के लिए मना क्यों कर दिया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, मान लो मेरे अकाउंट में जिस टाइम मैं लैपटॉप परचेज कर रही थी उस टाइम 1 लाख रुपए थे और मैंने चेक क्या कर दिया, इशू कर दिया ऑन द नेम ऑफ मैनेजर, राइट? अब क्या हुआ, तुम्हें पता ही है कि जो चेक है उसको हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं होती, चेक को क्लियर होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। अब क्या हुआ, बीच के जो 2-3 दिन थे जब तक पेमेंट नहीं हुई थी, मैंने अपने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, मुझे ज्वेलरी खरीदनी थी, मैंने ज्वेलरी गोल्ड वगैरह खरीद लिया। ठीक है। अब मेरे बैंक में पूरा 1 लाख नहीं है, मेरे पास कितने पैसे हैं, 70,000 पैसे हैं, 70,000 पैसे हैं। ठीक है। तो जब वो चेक क्लियरेंस के
होने जाएगा, क्लियर होने जाएगा और उस टाइम पे मेरे बैंक में कम पैसे हैं, तो वहाँ पे चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा। क्यों? चेक तो मेरे पास 1 लाख का था और पैसे मेरे अकाउंट में 70,000 थे, तो इसलिए चेक जो है बाउंस हो जाएगा। तो यही रीज़न है, मैनेजर बोलता है कि मैडम चेक मेरे को नहीं चाहिए, चेक बाउंस भी हो सकता है, मुझे क्या पता कल को आप कोई खर्चा कर दो, मेरे ऊपर तो आपने 1 लाख रुपए मुझे दे दिए, लेकिन फिर मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे 1 लाख के लिए, फिर से मैं सिस्टम में जनरेट करूँगा इनवॉइसेस वगैरह, आपको दूँगा, ईमेल डालूँगा कि चेक बाउंस हो चुका है, आप मुझे पे कर दो। मेरे को इतनी सिरदर्दी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बैंक ड्राफ्ट आता है। अब बैंक ड्राफ्ट भी तो एक कागज़ का टुकड़ा ही है, बट बैंक ड्राफ्ट और चेक में क्या-क्या डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से कोई भी चेक की जगह पे बैंक ड्राफ्ट को प्रायोरिटी देता है। बैंक ड्राफ्ट मिला तो वो हाँ बोल देगा, चेक को एक टाइम को वो क्या बोलेगा? नो, टाटा बाय बाय। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक ड्राफ्ट क्या है और डिस्कस करते करते हम ये देखेंगे कि चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से बैंक ड्राफ्ट को प्रेफरेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ चेक। तो सबसे पहले जो बैंक ड्राफ्ट है, अब इतने डिस्कशन से तुम्हें समझ आ गया होगा कि जो एक बैंक ड्राफ्ट है वो क्या होता है? प्रीपेड होता है, यानी मैं उसके लिए पैसे पहले ही भर चुकी होती हूँ, ठीक है? फिर बैंक इशू द सेम ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। मैं कस्टमर थी, मैंने लैपटॉप खरीदा था, मैं बैंक के लिए अकाउंट होल्डर थी, तो बैंक जो है वो इशू करता है बैंक ड्राफ्ट को मेरे बिहाफ पे, किसके नाम पे? मैनेजर के नाम पे, ठीक है? इट्स लाइक अ गारंटी इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक गारंटी इंस्ट्रूमेंट के जैसा है, यानी पहले बैंक को पैसा मिल ही चुका, अब बैंक बोलेगी भाई गारंटी है, चाहे बैंक में पैसे हो ना हो, मैंने तो पहले ही पैसे ले लिए थे, तब ड्राफ्ट इशू किया था, अब आपको पैसे मिल ही जाएंगे, ठीक है? और क्लियरिंग टाइम जो है बैंक ड्राफ्ट का, वो क्या होता है? फास्टर देन दी चेक होता है, ठीक? अब क्वेश्चन ये होगा, अगर मेरे अकाउंट में पैसे है ही नहीं उस टाइम पे जब बैंक ड्राफ्ट क्लियर होना है, क्या बैंक ड्राफ्ट बाउंस हो सकता है? आप बोलोगे मैम क्या पागलों वाले सवाल पूछ रहा, आपने तो बताया था अभी कि पहले पैसा दे दिया जाता है, प्रीपेड होता है, तो बाउंस तो होने ही नहीं वाला, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। सबसे पहले, जब चेक इशू किया जाता है उस टाइम पे बैंक से हमारे रियल टाइम बेसिस पे पैसे डिडक्ट नहीं होते, पैसे डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है? और बैंक ड्राफ्ट इशू करवाते हुए बैंक पहले मुझसे पैसे लेगी, मुझसे पैसे लेने का मतलब मेरे अकाउंट से पैसे पहले ही डिडक्ट कर देगी। मान लो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, तो 2 लाख में से पहले वो 1 लाख डिडक्ट कर लेगी एंड देन बैंक ड्राफ्ट इशू कर देगी ऑन द नेम ऑफ मैनेजर ऑन माई बिहाफ। फिर उसके बाद बाउंस का मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी, चेक जो है वो बाउंस हो सकता है क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती, मैंने पहले पैसा नहीं दिया है, मेरे अकाउंट से कोई पैसा उस टाइम पे नहीं कटा था जिस टाइम मैंने चेक दे दिया था मैनेजर को कि जाओ मैनेजर बैंक में जाके जमा करा देना, ठीक है? लेकिन बैंक ड्राफ्ट में क्योंकि मैं पहले ही पैसे दे चुकी हूँ तो बाउंस होने का सवाल उठता ही नहीं। और यहाँ पे जो चेक है वो कौन इशू करता है? अकाउंट होल्डर करता है। जो चेक बुक है वो किसके हाथों में है? मेरे हाथ में है, मैं इशू करने वाली हूँ। बट जो बैंक ड्राफ्ट है वो कभी भी एक अकाउंट होल्डर इशू नहीं कर पाएगा, वो हमेशा और हमेशा बैंक इशू करने वाली है। यहाँ तक बैंक ड्राफ्ट का जो केस है वो सबको समझ आ गया? आई होप कि आ गया हो। तो मैं समराइज कर देती हूँ कि बैंक ड्राफ्ट क्या है, तुम बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो। बैंक ड्राफ्ट इज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक, सेकंड बुलेट। फिर थर्ड बुलेट लिखो, क्लियरिंग टाइम इज यूजुअली फास्टर। पहला मैंने क्या बोला? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। देन उसके बाद क्या बोला? इशूड बाय बैंक। देन उसके बाद क्लियरिंग टाइम इज फास्टर, क्लियरिंग टाइम इज फास्टर। एंड उसके बाद ये लिखो, इट इज अ गारंटीड इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ गारंटीड इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे ही तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग था, तब तुम उसको याद कर पाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब जब मैं भी स्टूडेंट कैटेगरी की थी, 11th क्लास में मैं भी पढ़ती थी, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आई है ना, तो मैं उसको याद नहीं कर पाती थी।
तो मैं यही समझती हूँ कि आपका भी नेचर शायद ऐसा हो सकता है। वो जो बच्चे रट्टा लगा लेते हैं डायरेक्ट और उनके पूरे नंबर आ जाते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। बट मेरे जैसे बच्चे, एवरेज बच्चे, जिनको बिना समझे याद नहीं होगा, शायद वो आप हो। ठीक है? तो ये अपना किसका कॉन्सेप्ट था? बैंक ड्राफ्ट का था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पे ऑर्डर। पे ऑर्डर भी अपने लिए नई चीज़ है। पे ऑर्डर मेरे पास क्या है? पे ऑर्डर भी, सबसे पहले तो हम एग्जांपल लेते हैं। मुझे क्या करना था? मैं क्या हूँ, मेरी एक सीए फर्म है, सीए प्रैक्टिस है। मैंने अभी-अभी न्यू ऑफिस ओपन किया है। न्यू ऑफिस ओपन करते हुए अब तुम्हें पता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो बही खाते हैं, लेजर्स है, वो मुझे किस में मेंटेन करने पड़ेगी? किसी एक सॉफ्टवेयर में, एक सिस्टम में मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है? अब तुमने सुना ही होगा, टैली ईआरपी नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। ग्रीन ग्रीन उसका लोगो होता है। तो वो मैंने एक सप्लायर से खरीदा, जो कि दिल्ली में ही था। मैं भी दिल्ली की, मैंने फर्म अपनी दिल्ली में रजिस्टर कराई हुई है। और जो मैनेजर है, जो सप्लायर है टैली ईआरपी के लाइसेंस का, वो भी किसमें है? दिल्ली में ही है। तो मैंने क्या किया? टैली सॉफ्टवेयर सप्लायर से खरीद लिया। अब पैसे मैंने, मेरे पास कैश तो था नहीं। मैंने क्या किया, फिर से दोबारा वही पूछा कि आप चेक ले लोगे? तो मैनेजर ने बोला नहीं, हम चेक नहीं लेंगे। उसने बोला चलो एक काम करो, आप ना मेरे को पे ऑर्डर बना के दे दो। बैंक को ड्राफ्ट भी दे सकते थे, बट मुझे पे ऑर्डर चाहिए। ठीक है? पे ऑर्डर में क्या होगा मेरे पास? मैं फिर से बैंक के पास जाऊंगी और कुछ पैसे डिपॉजिट करा दूँगी, या फिर बैंक मेरे अकाउंट से काट लेगी, डिडक्ट करके वो किसको ट्रांसफ़र कर देगी? एज़ अ पे ऑर्डर मैनेजर को या सप्लायर ऑफ द टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर को। ठीक है? लाइसेंसिंग के लिए मुझे पैसे देने थे। वो पैसे अब बैंक मेरे बिहाफ़ पे किसको दे देगी? सप्लायर ऑफ टैली ईआरपी को दे देगी। ठीक है? आजकल तो वैसे ओरेकल, सैप ये सब चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जनता ने, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने टैली के बारे में सुना होगा, तो मैंने इसलिए टैली का ही एग्जांपल लिया है, क्योंकि ओरेकल, सैप ये सब का लोगे तो फिर मुझे तुम्हारी भूमिका बाँधनी पड़ेगी पहले कि ये होते क्या है। तो टैली ईआरपी का सॉफ्टवेयर खरीदा हमने। ठीक है? तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, पिछले एग्जाम्पल में मैंने तुमसे ये कुछ नहीं बोला था कि मैं कौन-सी जगह पे हूँ, मैनेजर या सप्लायर जिससे मैंने कोई माल खरीदा है या सॉफ्टवेयर खरीदा है, वो कौन-सी स्टेट में है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। बट पे ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये कंडीशन होती है कि आप पे ऑर्डर तब ही करवा सकते हो इश्यू, जब आप जिससे सामान खरीद रहे हो, वो सेम सिटी में हो। क्या हो? सेम सिटी में हो। मैं भी दिल्ली में, जो सप्लायर ऑफ टैली ईआरपी है वो भी दिल्ली में। तो इसीलिए जो पे ऑर्डर है यहाँ पे काम आ सकता है। पे ऑर्डर की जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है, ये सिटी टू सिटी ट्रांसफर नहीं है, ये इंट्रा सिटी ट्रांसफर है। इंट्रा सिटी मतलब सेम सिटी, दिल्ली टू दिल्ली। ठीक है? तो पे ऑर्डर तब इशू हो सकता है जब आपका सप्लायर और कस्टमर एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है? तो वहां पे बैंक पे ऑर्डर को इशू कर सकती है। बस यही फर्क है पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट में। काम वही है। ये भी प्रीपेड डॉक्यूमेंट है, पैसा पहले ही रख लिया जाता है। गारंटीड डॉक्यूमेंट है, बैंक आपको पैसा देगी ही देगी उस टाइम पे, चाहे मेरे अकाउंट में पैसा हो या ना हो। क्यों? क्योंकि बैंक मेरे से पहले ही पे करा चुकी होती है वो पैसा। ठीक है? एडवांस में पेमेंट ले चुकी होती है, किस नाम से? पे ऑर्डर ड्राफ्ट करने के नाम से। पे ऑर्डर क्या है? एक लोकल बैंक ड्राफ्ट है। ये क्या है? एक लोकल बैंक ड्राफ्ट है। लोकल बैंक ड्राफ्ट का मतलब अब तुम समझ ही गए कि सेम सिटी में दोनों ही सप्लायर और कस्टमर बिलोंग करते हैं। ठीक है? तो ये अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है पे ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। बैंक ऑर्डर और पे ऑर्डर में कोई दिक्कत किसी को? इन दोनों में बस इनके फीचर सेम है, इनका कैरेक्टर भी सेम है। दोनों में ही प्रीपेड एडवांस में ले लिया जाता है पैसे। गारंटी दोनों में ही है, चाहे मेरे पास बैलेंस हो ना हो, पैसे सप्लायर को जाएंगे ही। बाउंस दोनों ही नहीं हो सकते।
और इश्यू कौन करता है इसको? बैंक ही इश्यू करती है। मेरे पास कोई राइट नहीं है, अकाउंट होल्डर के पास कोई राइट नहीं है कि वो ड्राफ्ट को इश्यू कर पाए, पे ऑर्डर को इश्यू कर पाए। ठीक है, बस मेन डिफरेंस क्या है कि जो बैंक ड्राफ्ट है ना, वो मैं किसी भी सिटी में भेज सकती हूँ। मैं दिल्ली में हूँ, मैंने बैंगलोर से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, तो मैं बैंगलोर की कंपनी को क्या कर सकती हूँ, मतलब जो मेरी बैंक है वो बैंक ड्राफ्ट ट्रांसफर कर देगी। बट जो पे ऑर्डर है उसमें ऐसा नहीं होगा। आप दिल्ली के हो तो सप्लायर भी क्या होना चाहिए? दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास आ जाता है मेल ट्रांसफर। मान लो मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, उसको हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना था? बैंगलोर जाना था। ठीक है, अब बैंगलोर में उसको पीजी में रहना पड़ेगा। वहां पे ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन के लिए पहले घर खरीदेंगे, घर खरीदने में भी काफी पैसा लगता है। तो वो पीजी में चला चला गया, जहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? रेंट भरना पड़ेगा। अब पैसे तो मेरे पास है, मुझे भरना पड़ेगा। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा भाई कहाँ पे गया है? बैंगलोर में गया है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। पहले उनको पैसा क्या करती हूँ, एडवांस में दे देती हूँ, और बैंक को बोलती हूँ कि देख, मुझे नहीं पता तू दिल्ली में है, पता है मुझे ये बात, बट मेरे को पैसे जो है वो ट्रांसफर करवाने हैं अपने भाई के पास जो कि बैंगलोर में है। मतलब जिस पीजी में भाई रह रहा है उस पीजी के ओनर के अकाउंट में मुझे पैसे ट्रांसफर करवाने हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, क्योंकि मुझे उसको क्या देना है? पीजी का किराया देना है। ठीक है, तो बैंक जो है, जो दिल्ली की बैंक है, वो अपनी बैंगलोर वाली ब्रांच को क्या लिखेगी? एक ईमेल लिखेगी। क्या लिखेगी? ईमेल। नाम से पता चल रहा है ना, मेल ट्रांसफर। मेल ट्रांसफर मतलब कि बैंक जो है अपनी ब्रांच को, जो कि कहाँ पे है? बैंगलोर में, उस ब्रांच को ईमेल लिखेगी कि यू हैव टू पे टू, किसको? एबीसी एंड पीजी कंपनी को, रेंट ऑफ ₹1,00,000 फॉर ऋषभ जैन या फॉर माय ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक जो है वो ईमेल में लिख देगी अपनी ब्रांच को। जैसे ही ब्रांच को ईमेल मिल जाएगा, तब वो पैसे को क्या कर देगी? अपनी तरफ से रिलीज कर देगी ऑन द नेम ऑफ एबीसी एंड पीजी कंपनी। एबीसी एंड पीजी कंपनी को वो क्या कर देगी? पैसे ट्रांसफर कर देगी। तो यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो मेल ट्रांसफर है ना, मेल ट्रांसफर इंटर सिटी भी हो सकता है। इंटर सिटी का मतलब क्या? इंटर वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है? इंटरनेशनल से निकला है। ठीक है, बट स्टेट्स के लिए, अलग अलग स्टेट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटर सिटी। तो दिल्ली से मेरा पैसा कहाँ पे फ्लो हो गया? बैंगलोर में हो गया, यानी कि अलग अलग सिटीज में हो गया। तो यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि मेल ट्रांसफर में बैंक जो है अपनी ब्रांच को ईमेल लिखेगा, उस ईमेल में वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि सो एंड सो कंपनी को आपको पेमेंट करनी है, आप कर दीजिए। ठीक है, अब वो दूसरी सिटी में था, तो सिटी टू सिटी ट्रांसफर होता है। ये क्या होता है? सिटी टू सिटी ट्रांसफर। अब ये चीज आ गई आपको समझ? इसमें बस इतना ही था, मेन यही मुझे सर्विसेज समझानी थी। अब इसी चीज को हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, रेमिटेंस ऑफ फंड को। अब पता है हमने क्या देखा? रेमिटेंस ऑफ फंड किस किस तरीके से किए जा सकते हैं ये हमने देखा। तो पहला हमने पढ़ा बैंक ड्राफ्ट, सेकंड हमने देखा पे ऑर्डर, एंड थर्ड हमने देखा मेल ट्रांसफर। ठीक है, आई थिंक आपको इन तीनों ही टर्म्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शैल वी मूव टू द बुक? राइट मैम, तो बुक से हम पढ़ना शुरू करते हैं। रेमिटेंस ऑफ फंड हम क्या पढ़ रहे थे? कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। राइट, तो अपना आ गया है अब रेमिटेंस ऑफ फंड। अनदर साइलेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर, यानी आपकी मनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो प्लेस क्या हो सकता है? सेम सिटी हो सकती है, अदर सिटी हो सकती है, या फिर दूसरे पर्सन के बैंक अकाउंट में हमें पैसा भिजवाना है, वो हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ इंटर कनेक्टिविटी ऑफ द ब्रांच। यही मैंने तुम्हें लास्ट में बताया कि ये जो बैंक थे वो इंटर कनेक्टेड थे। तो इसने ईमेल लिख दिया,
एंड जो फंड है वो ट्रांसफर हो गया एबीसी एंड पीजी कंपनी को, जो कि बैंगलोर की थी, और मैं कहाँ की थी, दिल्ली की थी। ठीक है। अब जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है वो कैसे किया जाता है? द ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और मेल ट्रांसफर। कैसे किया जाता है ये? या तो बैंक ड्राफ्ट से किया जा सकता है, या पे ऑर्डर से, या फिर मेल ट्रांसफर से। तीनों में ही सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि आपको एडवांस में पैसा देना पड़ता है, एंड देन बैंक आपको प्रूफ के तौर पे एक ड्राफ्ट दिखा देती है कि देखो हम ये ड्राफ्ट या फिर ये पे ऑर्डर या फिर मेल ट्रांसफर करने वाले किसको, जिस पर्सन को आपने पैसे देने हैं। बट क्या बैंक ये काम फ्री में करने वाली है आपके लिए? नहीं, वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेगी, बट वो नॉमिनल कमीशन चार्जेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कितना है। ठीक है। तो कमीशन चार्जेस उस पे डिपेंड करेंगे, और वो बहुत नॉमिनल होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो अमाउंट आपको पे करना है उससे भी ज़्यादा हो गई या उसका आधा है, ऐसा नहीं होगा, नॉमिनल फीस होगी वो। ठीक है। फिर उसके बाद द बैंक इशू अ ड्राफ्ट फॉर अमाउंट ऑन इट्स ओन ब्रांच एट अदर प्लेस और अदर बैंक एट दोज प्लेसेस। बैंक जो है बैंक ड्राफ्ट को या पे ऑर्डर को या मेल ट्रांसफर के थ्रू अपना जो पैसा है वो दूसरी ब्रांच में दे देगी, सो डैट वो जो ब्रांच है अदर प्लेस पे या सेम प्लेस पे, तो वो दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट दे देगी। ठीक है। फिर उसके बाद है द पेई कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट। पेई जो है वो ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द ड्रॉई बैंक एट हिज प्लेस एंड कलेक्ट द अमाउंट। पेई कौन होगा इसके लिए बता देती हूँ। वैसे मैंने पेई का तुम्हें पिछले सेशन में बताया था। पेई का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको मुझे पेमेंट करनी है, जिसकी पॉकेट में मुझे पैसे डाल के आने हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड स्लाइड के हिसाब से जो मेल ट्रांसफर था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल का नेमिंग कर लेते हैं। पेई कौन हो गया? एबीसी एंड पीजी कंपनी, ये मेरे पास पेई हो गई। और ड्रोई बैंक कौन हो गया? बैंगलोर ब्रांच, बैंगलोर बैंक ब्रांच। ये अपना कौन है? ड्रोई। यानी ड्राफ्ट किसके ऊपर बना था? बैंगलोर बैंक ब्रांच के ऊपर। ठीक है। एट हिज प्लेस एंड कलेक्ट द अमाउंट। यानी कि जो एबीसी एंड पीजी कंपनी का कोई भी स्टाफ होगा वो बैंगलोर ब्रांच में जाएगा, ड्राफ्ट को दिखाएगा एंड पेमेंट को क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। तो ये अपने पास क्या हो गया? रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस ऑफ फंड आई होप सबको अब कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो गया होगा। एंड बुक से हमें एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी पता चल गया होगा। जो चीजें मैं समझाती हूँ ना उसको बुक में मैं राइटिंग में नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि पहले ही तुम्हारी बुक में इतना ज्यादा कंटेंट है, तो और ज्यादा कंटेंट तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, प्लस तुम पजल हो जाओगे कि मुझे पेपर में कौन से वाला कंटेंट लिखना था। तो जो मेरी बुक है वो बहुत शॉर्ट रहती है और मैं एग्जाम्पल बाय पीपीटी समझाती हूँ। ठीक है। तो रेमिटेंस ऑफ फंड में तुम्हें याद क्या रखना है बस, कि यहाँ पे क्या होती है? फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर, फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर। देन उसके बाद फैसिलिटी में कौन कौन से तीन मोड थे मेरे? एक तो बैंक ड्राफ्ट, एक पे ऑर्डर और एक मेल ट्रांसफर। ठीक है। एक अपने पास हो गया मेल ट्रांसफर। रेमिटेंस ऑफ फंड के टाइप क्या है? बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और मेल ट्रांसफर। बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफर। ठीक है। और यहाँ पे बैंक क्या करेगी? चार्जेस कमीशन। क्या करेगी? चार्जेस कमीशन। फिर उसके बाद ये लाइन तुम याद रख पाओ ठीक है, नहीं याद रख पाओ कोई बात नहीं, बट अगर तुम सिर्फ ऊपर वाला पैराग्राफ भी लिख दोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ इन दी आंसर ऑफ अ 5 बुलेट पॉइंट्स। राइट। रेमिटेंस ऑफ फंड हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, प्लीज एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। वैसे तो केस स्टडी आती है, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन सेशन भी लेने वाली हूँ। तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 पॉइंट में अगर आप 4 लाइनें भी लिख पा रहे हो एक पॉइंट में, दिस इज मोर देन इनफ।
उतने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो 4 लाइनें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आपके सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। और वो कीवर्ड्स कौन से हैं, आपकी एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, आपके स्कूल में न्यू रिफ्रेशर्स भी हो सकती है, बट जो मेन कीवर्ड्स है मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो एक्सप्लेनेशन है जो कि रिफ्रेशर में बहुत लंबी चौड़ी लिखी होती है वो मैं आपको पीपीटी के फॉर्म में पढ़ा देती हूँ, सो डेट आप कंफ्यूज ना हो बहुत सारे बड़े कंटेंट को देख के। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है रेमिटेंस ऑफ फंड। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, एंड अपने पेजी पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में हम अलाइड सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन के बाद हमारे जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड बैंक टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमारी बचेगी, वो क्या रहेगी, ई बैंकिंग रहेगी। ठीक है, तो रिवाइज करके आना नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले।